ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों बुक कीपिंग करने का? देखो जैसे आप एक बात हो, अलग अलग रजिस्टर क्यों बनाते हो? अकाउंट्स का, मैथ्स का, इको का, बीएसटी का, टीचर कहती है इसलिए है, इसलिए नहीं होता। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो ताकि जब इंग्लिश का पेपर हो तो रजिस्टर है तुम्हें ढूंढना ना पड़े कि इंग्लिश का काम अलग अलग सोचो। एक ही रजिस्टर बनाया होता इंग्लिश का पेपर, अरे इंग्लिश का काम कहाँ कहाँ है, अब तुम्हें एक ही जगह काम मिल जाता है ना सारा, अकाउंट्स का काम एक ही जगह मिल जाएगा ना, ढूंढते तो नहीं रहोगे ना। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन रखना। क्या रखना? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन रखना। इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन रखना कि सारी ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिक ढंग से हो ताकि जब ढूंढनी हो तो आराम से मिल जाए। ये नहीं है कि एग्जाम आपका इंग्लिश का है और आप वो रजिस्टर में ढूंढ रहे हो कहाँ का इंग्लिश हो रखी है, समझ आ गया? आराम से मिल जाए। आगे इधर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करना, बिजनेस का रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस निकालना। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट। ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट ऑफ द बिजनेस निकालना। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। आगे बात समझ? नॉलेज, स्किल्स, बच्चों आप 11th करने के बाद भी 11th हो जाए बस, उसके बाद क्या कर सकते हो? बुक कीपिंग के काबिल बन जाओगे। क्या करने के काबिल बन जाओगे? बुक कीपिंग, अकाउंटेंट बन जाओगे। पहले बोला था आज से आप बनने जा रहे हो अकाउंटेंट। ठीक है जी, 11th के आप क्या बन जाओगे? अकाउंटेंट। यानी कि बुक कीपिंग करने के लिए सिर्फ लिमिटेड नॉलेज चाहिए, सिर्फ 11th तक की नॉलेज काफ़ी है। 11th के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो क्या बनना पड़ेगा? सीए बनना पड़ेगा। यानी कि स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए आपको। क्या चाहिए? स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए। स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। यानी अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी अकाउंटिंग की। ठीक है जी। नेचर ऑफ जॉब, बच्चों रोज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, रूटीन है। बुक कीपिंग करना रोज का काम है। इट इज़ ऑफ रूटीन नेचर, इट इज़ ऑफ रूटीन नेचर। ये रोज का काम है बुक कीपिंग, ये रोज का काम होता है बुक कीपिंग। लेकिन ये क्या है? इट इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक। इट इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक काम है बेटा ये। एनालिटिकल डायनेमिक क्या होता है? दिमाग का काम, एनालाइज करना। एनालाइज काम रोज का काम नहीं है, दिमाग का काम है। डायनेमिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनेमिक? किसी को होता है डायनेमिक का मीनिंग? हाँ जी, चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। जनरली ये बिजनेस स्टडीज में वर्ड यूज होता है डायनेमिक। जैसे हमें जो बिजनेस करना होता है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में करना होता है। डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कोई बंदा बिजनेस, आप देखो हमारे एग्जाम्पल देखो, पढ़ाने का एग्जाम्पल देखो। पहले कैसे पढ़ाते थे हम लोग? वो जो पहले बिल्कुल पहले चौक वाले बोर्ड पे, बोर्ड और चौक है ना, जो पुराने ज़माने के टीचर, पता तुमने शायद देखा नहीं होगा वो युग, हमने देखा हुआ वो युग। तो हमारी टीचर्स बोर्ड में पढ़ाती थी। अब पढ़ाती है, अब तो अभी है स्कूल्स के अंदर, अभी भी है वो बोर्ड, अभी भी। यानी वो बाबा आदम के ज़माने का बोर्ड है, स्कूल है। फिर उसके बाद क्या आ गया है? क्यों? अब तो वाइट बोर्ड, अब तो स्कूल में वाइट बोर्ड लग गया था। फिर बाद में तो मेरे ख्याल से अब तो स्कूलों में यही लग गए हैं। मेरे को तो लग नहीं गया स्कूल में है? क्या मार्कर वाले ना वाइट बोर्ड, वही। उसके बाद वाइट बोर्ड आ गए थे। वाइट बोर्ड का वो जो प्रोजेक्टर वाले स्मार्ट बोर्ड आ गए थे, इन्हें बोलते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो भैया ये भी तो है। ये क्या हो रहा है? डायनेमिक इन्वायरमेंट है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक। जैसे फैशन में भी डायनेमिक इन्वायरमेंट है। क्या पहले गर्ल्स क्या पहनती थी? साड़ीज। फिर क्या आ गई? सूट्स। फिर क्या आ गए? ये तुम्हें बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है 12th में कि बिजनेस इज अ वेरी डायनेमिक इन्वायरमेंट। फैशन कितनी जल्दी चेंज होता है कि पहले साड़ीज पहनती थी, फिर क्या कहते हैं सूट्स आ गए, सूट्स के बाद टॉप्स आ गए, ऐसे होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इन्वायरमेंट। फैशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ना, मोबाइल में देखो रोज नया आईफोन आ गया, आईफोन 12, 13, 14, पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है। दिस इज डायनेमिक इन्वायरमेंट। इसे बोलते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमें बिजनेस करना होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में। क्या करना होता है? तो जो बिजनेस बड़ी जल्दी चेंज होता है, ये रीजन भी एनालाइज करना कि बिजनेस कैसे
हो रहा है, ये अकाउंटिंग होता है। आप बताओ है, अगर जो बंदा ये चीज़ें बिजनेस की, ये अकाउंट्स हमें हेल्प करता है कि डायनामिक इन्वायरमेंट को स्टडी करने में। अकाउंटिंग में हम स्टडी करते हैं यार क्या क्या चीज़ें चेंज आ रही है, क्या क्या चीज़ें। हाँ, तो ये मैं भी एनालाइज करता था बच्चे किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी मुझे। अगर आप मेरे से आज से मेरी कभी देखना मेरा वो मतलब कभी या मतलब इंस्टाग्राम या फिर वो मेरे गूगल पे देखना, वहाँ मेरा पहले इंस्टीट्यूट क्या था और अब क्या हो गया। पहले तो मुझे लगेगा विकास मतलब सरकारी दफ्तर था, लेकिन अब काफ़ी बेटर हो गया, अगले साल और बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं देखता जा रहा हूँ बिजनेस चेंज हो जाता है जा रहा है, बच्चे कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, मैं भी करता जा रहा हूँ चेंजेस। ये सब कैसे होता है, अकाउंटिंग की मदद से होता है। कैसे होता है अकाउंट, यहाँ पे पढ़ाई छोड़ रहे हो तो यहीं तक रह जाओगे। लेकिन अगर आपको भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप सीनियर स्टाफ की कैटेगरी में आओगे, तो सीनियर स्टाफ ही करता है ये। सुना आगे बच्चों बात, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो जो मीनिंग तो मैंने पहले ही बता दिया, अकाउंटिंग प्रोसेस याद करो, पहले 4 स्टेप्स क्या है, बुक कीपिंग है, अगले 3 स्टेप क्या है, अकाउंटिंग है। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। ये सेकेंडरी स्टेज, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन रखना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का रिजल्ट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। नॉलेज स्किल्स, लिमिटेड नॉलेज, स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नेचर ऑफ जॉब, रोज का काम है, ये एनालिटिकल एंड डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग इन्वायरमेंट, रोज नए रीजन आ जाते हैं, रोज नया रीजन होता है कि क्यों क्या हमारे साथ प्रॉफिट बढ़ा या घटा। परफॉर्मेंस, जूनियर स्टाफ सीनियर स्टाफ, ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जो ये हमने एक चीज से कई चीजें कर ली, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बच्चों, जो 101% आएगा ही आएगा, 101% आएगा ही आएगा। देखो जो ये एक पेज है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 101%। ऐसा कोई स्कूल नहीं जो ये देता अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा जो ये देता ना हो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन क्वेश्चन अब 1 नंबर का इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आता है। मेरा इंस्टाग्राम पे जाना, मैंने इस पर रील भी बनाई हुई है एक के ऊपर, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा वो भी होगा। RCU बात करने का 4 है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 4 के, इसका मैंने एक्रोनिम बना दिया RRCU। RR, आज तक मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको आज तक ये चीजें याद रहती हैं। RRCU, RR, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R, फुल फॉर्म ऑफ RRCU? R इज रिलेवेंस, अगला रिलायबिलिटी, अगला कंपेरेबिलिटी, अगला अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक काम करना जो तुम्हारे लिए होमवर्क, क्या होमवर्क है कि आज इंस्टाग्राम पे जाना, मैंने इन चारों में से ना एक के ऊपर रील बना रखी है, ठीक है, मुझे अगली क्लास में बताना मैंने किस पे रील बना रखी है, ठीक है।
और देखना कि वो रील क्या है, ठीक है। इन चारों में से एक पे बना रखी है, अभी मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग, जो हमें अकाउंट्स इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें अकाउंट्स इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो। पहली बात रिलेवेंस, रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट क्या होती है? यूजफुल। क्या होती है? रिलेवेंस का मतलब होता है यूजफुल, यानी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूजफुल हो उसके यूजर्स के लिए। क्या हो? रिलेवेंस का मतलब क्या है? अकाउंट्स हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो रिलेवेंट हो। रिलेवेंट मतलब यूजफुल हो उसके यूजर्स के लिए। वो यूजफुल कब होगी? ओनर के लिए यूजफुल कब होगी? जब वो बताए कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्या बताए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर इसने हमें बता दी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओनर के लिए यूजफुल है। क्रेडिटर के लिए यूजफुल कब होगी, या बैंक्स के लिए यूजफुल कब होगी? कि क्या वो ये बता सके कि भाई ये आराम से आपका लोन चुका पाएगा, आपका उधार चुका पाएगा, फाइनेंशियल साउंडनेस है इस बंदे की, तो उसके लिए यूजफुल होगी। दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस। दैट इज कॉल्ड रिलेवेंस। का मतलब क्या बेटा? अकाउंट यूजफुल। रिलेवेंस का मतलब क्या है? टाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे? एक्सप्लेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ऐसे नहीं आते, अब क्या आते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेल्स टू द ओनर द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, विच कैरेक्टरिस्टिक इट डिनोट। आपका आंसर होगा रिलेवेंस। 1 मार्कर क्वेश्चन, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेल टू द लेंडर्स their financial soundness to pay their loans, which characteristic denote? Answer is relevance. तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने अब आपको, कैसे क्वेश्चन आने हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी आनी है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलायबिलिटी। तो जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या होता है? क्या? ट्रू, भरोसेमंद। हिंदी में भरोसेमंद, इंग्लिश में ट्रस्टवर्थी। इंग्लिश में ट्रस्टवर्थी, ठीक है जी। हिंदी में भरोसेमंद और इंग्लिश में ट्रस्टवर्थी। तो लायबिलिटी का मतलब है जो ट्रस्टवर्थी। अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप बताओ ट्रस्टवर्थी कैसे होगी? मैंने कहा हाँ, वेरी गुड, प्रूफ। तो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? ट्रस्टवर्थी तभी हो सकती है जब प्रूफ के बेसिस पे हो। किस बेसिस पे हो? प्रूफ के बेसिस पे हो। यानी जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो प्रूफ के बेसिस पे रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना परचेज की गुड्स की, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरे 1 लाख के गुड परचेज किए, तुम मान लोगे मेरी बात? अकाउंटेंट हो तुम लोग, मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें अकाउंट्स लायबल बनाने हैं। कैसे मानोगे? तो कहोगे सर बिल लाओ, बिल दिखाओ। क्या दिखाओ? क्योंकि जब कोई चीज़ खरीदते हो क्या मिलती है? बिल। यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड करो वो क्या करो? बिल, एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करो। क्या करो? ठीक है नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फीस दी, कई लोगों ने मुझे, तो मैंने आपको क्या दिया? रिसिप्ट। तो वो आपका क्या है? एविडेंस है। वो क्या है आपका? तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके पेरेंट्स कि हाँ जी हमने फीस दे दिया, वो एविडेंस रहेगा, रिलायबल रहेगा आपके पास, ठीक है जी। तो रिलायबिलिटी। आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि परचेजेज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जो बिल को बोलते हैं इनवॉइस अकाउंट में, क्या बोलते हैं? तो परचेज बिल, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस मतलब, तो ऐसे का परचेज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट। आंसर रिलायबिलिटी, ठीक है जी। होता क्या है, जब हम कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको, उस चीज़ को बोलते हैं बिल या इनवॉइस। जब हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं कैश मेमो। क्या बोलते हैं? अगर आप देखो कोई चीज़ आप मार्केट में शॉपिंग भी करने जाते हो तो कई बार लिखा होता है उस पर कैश मेमो, देखा है कभी? तो वो कैश मेमो होता है। जब कोई चीज़ कैश में खरीदते हैं तो जो मिलता है उसे कैश मेमो बोलते हैं, और जो क्रेडिट में खरीदते हैं तो वो बिल या इनवॉइस बोलते हैं। तो दिस इज, हमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो कैसे करनी है? एविडेंस के बेस पे करनी है। एविडेंस क्या होते हैं? बिल्स वगैरह।
समझ आ गया? तो हमारे अगर हमने हर ट्रांजेक्शन एविडेंस के बेस पर रिकॉर्ड किया तो हमारे अकाउंट्स क्या बनेंगे? रिलायबल बनेंगे। क्या बनेंगे? समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? ट्रस्टवर्थी। क्या बनेंगे हमारे अकाउंट्स? ट्रस्टवर्थी। रिलेवेंस का मतलब यूजफुल, रिलायबिलिटी का मतलब ट्रस्टवर्थी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? हाँ इस हो गया क्या? हाँ जी, कैसे आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन? कि भैया हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की एविडेंस के बेस पे की या फिर बिल के बेसिस पे की, कैश मेमो के बेसिस पे की, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इट डिनोट? आंसर इज रिलायबिलिटी। आंसर इज, सुना क्या बच्चों? अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी? दो तरह के कंपैरिजन होते हैं बेटा, दो तरह के कंपैरिजन होते हैं। एक क्या? इंटर फर्म कंपैरिजन। एक क्या होते हैं? इंटर वो होते हैं इंटर हाउस कंपटीशन। तुम्हारे स्कूल में होते होंगे इंटर हाउस कंपटीशन। यहाँ होते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या होते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन। और ये होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि इंटर फर्म कंपैरिजन कर सके और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सके। इंटर एंड इंट्रा। है जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर? इंटर होता है जब आप दो सेम बिजनेस को कंपेयर करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन। दो सेम तरह के बिजनेस को कंपैरिजन करना इज इंटर फर्म कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज हैं सेम तरह का बिजनेस कर रही है। कोई एग्जांपल दो जो सेम तरह का बिजनेस कर रही हैं। एयरटेल और जियो। एयरटेल और जियो को कंपेयर करना है कौन ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, किसकी पोजीशन अच्छी है, इसे क्या कहेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या कहेंगे? समझा गया? और ये होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सेम बिजनेस का 2 सालों को कंपेयर करना इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मैं अपने अकाउंट्स को पिछले सालों के अकाउंट से कंपेयर करना, 2023-24 के अकाउंट्स को 22-23 से कंपेयर करना इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। बिजनेस सेम है लेकिन ईयर्स डिफरेंट है। हेलो, हाँ इंस्टीट्यूट पे जल्दी आओ। हाँ जी, जो इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंटर फर्म कंपैरिजन होता है जब दो बिजनेसेस को कंपेयर किया जाता है सेम टाइप के, उसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? एंड व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन? जब एक ही बिजनेस के 2 ईयर्स को कंपेयर, 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स को कंपेयर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जो आप अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए, इस तरह से फॉर्मेट्स में, एक ही तरह के फॉर्मेट्स में एक ही तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिससे वो कंपेरेबल हो सके। अगर आपने हर साल अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन की, हर साल अलग अलग तरह से किया तो वो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे। तो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कंपेरेबल तभी बन सकती है जब सेम फॉर्मेट्स फॉलो हो। सेम जैसे अकाउंटिंग विषय का फॉर्मेट है ना, मैंने लिखता हूँ अकाउंटिंग विषय लिखो, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन लिखो, ऐसी हर चीज़ का फॉर्मेट होता है। तो यानी कि ये कहना चाहता है अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ऐसी इस तरह से प्रेजेंट हो, इस तरह से फॉर्मेट्स में हो जिससे कि वो कंपेरेबल हो सके, जिससे वो। तो आपसे ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि भैया कि हमने द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड सच इन अ सेम फॉर्मेट एंड सेम मैनर, कंसिस्टेंटली मैनर में आपको प्रेजेंट करनी है। विच करेक्टरिस्टिक इट डिनोट? सेम फॉर्मेट्स में सेम वे में प्रेजेंट करने से क्या फायदा हुआ? अकाउंट्स कंपेरेबल बनेंगे। क्या बनेंगे? अकाउंट्स। तो दैट इज कंपेरेबिलिटी, दैट इज कंपेरेबिलिटी। ठीक है जी। एंड लास्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है भाई? कि आपको जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उन्हें समझ आ जाए आसानी से अकाउंट। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो एक कॉमन मैन है उसको भी समझ आ जाए, ले मैन को भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि इजीली समझ आ जाए। क्या आ जाए? इजीली समझ आ जाए। हाँ, जो अंडरस्टैंडेबिलिटी में देखिएगा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द अकाउंट मस्ट बी डिस्क्लोज सो दैट इट यूजर्स कैन मेक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अंडरलाइन। सो गया फिर? सब सो रहे हैं लग रहा है आज। हाँ जी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी, मुझे ये कहना चाहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है इस लाइन को अंडरलाइन करना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। यानी कि अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट हो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। मुझे अगर आप ना सेकेंड वेव कब आई थी कोविड की? 2021 में। अगर आप मेरे 2021 के अकाउंट्स देखोगे तो क्या होगा?
उसमें ना देखोगे मेरे को लॉसेस हैं, क्या है मेरे को, तो तुम कहोगे सर के पास जाना ही नहीं है, ये तो लॉस वाली कंपनी है, वैसे लॉस में जा रहे हैं। मतलब लॉस तो नहीं था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हुआ था मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या था, जब इस समय ट्रायल्स के टाइम चल रहे होते उस समय मेरा कोविड हो रखा था, मैं 104 बुखार में भी ट्रायल्स दे रहा था ऑनलाइन, लेकिन आपको एक तो ऑनलाइन ट्रायल इफेक्टिव नहीं होते और ऊपर से 104.5 बुखार में ट्रायल दे रहा था, कहाँ से बच्चे टिकते हैं। नहीं, ऑनलाइन तो इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन उस समय ये इस समय एक तो सिस्टम नहीं था इतना तगड़ा जितना अब है। वो फ़ोन पे देता था ट्रायल, और फिर उसके बाद उसमें 104.5 बुखार था मेरे को, उसमें ट्रायल दे रहा था कि भैया ट्रायल का टाइम अभी, अब बच्चे नहीं आएंगे तो पूरे साल कैसे रहूँगा। तो मतलब मोरल स्टोरी मेरा 2021 में बहुत ज़्यादा वो था, सेकेंड वेव में कोविड हो रखा था मेरे को भी, और 104.5 बुखार में ट्रायल दिए थे और 15 दिन ट्रायल देता रहा था। चलो सुनो सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है भाई, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन समझानी है, यूजर्स को बतानी है कि जिन कारणों से उसको यूजर समझ आ जाए। अगर तुम मेरे अकाउंट देखोगे 2021 के, तुम्हें ये थोड़ी बार तुम कहोगे सर के तो बड़े कम प्रॉफिट है, सर बड़े ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रीजंस हूँ कि भैया उसके नीचे डिस्क्लोजर्स हूँ कि क्यों कम थे प्रॉफिट, कोविड था, मेरे को 104.5 बुखार, तो मैं ही तो मेन रीजन हूँ पढ़ाने वाला, जिसको मेरे को ये बुखार हो जाएगा, मैं इफेक्टिव ट्रायल्स नहीं दे पाऊंगा। तुम टिकते हैं क्या, तुम लोग नए बच्चे टिकेंगे क्या, उसमें नए बच्चे नहीं टिके क्योंकि भाई इतनी इफेक्टिव ट्रायल्स नहीं दे पा रहा था। इसी तरह सेल्स कम क्यों हो रही है, सेल्स कम क्यों हो रही है, उसका रीजन लिखो ताकि सामने वाले को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके कि भैया प्रॉफिट कम क्यों हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हुआ। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है वो चीज़ें नीचे डिस्क्लोज करो, क्योंकि सिर्फ आपको सिर्फ अकाउंट बनाने से कुछ पता नहीं चलता, ये भी तो बताना पड़ता है कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देनी होगी। रीज़न ऑफ लो सेल्स क्यों हुई, टर्नओवर बोलते हैं, जो सेल्स को ना हम क्या बोलते हैं, जो गुड्स की सेल होती है उसे वो बोलते हैं टर्नओवर, क्या बोलते हैं। तो रीजन बताने पड़ते हैं बिजनेस में कि क्यों प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, तभी तुम पढ़ के अच्छा इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, इसलिए लॉस ज़्यादा हुआ। तो इससे क्या आती है, जो हम डिस्क्लोजर्स देते हैं, इससे क्या आएगी, यूजर्स को क्या आएगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी। क्या आएगी, समझ आ गई बात। अगर मैंने तो 2021 की बैलेंस शीट बताऊंगा तो सर तो पता नहीं लॉस मेकिंग कंपनी थे या फिर कम ऐसी हैं, लेकिन अब मैं मीनिंग तुम्हें बता दूं कि लॉस नीचे डिस्क्लोजर्स हूँ क्यों कम था। ये रीज़न था कि जब ट्रायल्स का टाइम था, कोविड था, 104.5 बुखार था, कहाँ से था, तो समझ आएगा ना। ऐसे हर कंपनी को भी ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भैया हमारा इस साल सेल्स कम क्यों हुई। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्ट कंपनी है, उसे बताना पड़ेगा जी वो कहीं वो यूक्रेन एक्सपोर्ट करती थी, उसका प्रॉफिट एकदम कम हो गया, क्यों कम हो गया, वहाँ वॉर चल रही है, बताना पड़ेगा ना। हम तो अच्छी कंपनी थे, इतने सारे प्रॉफिट कमा रहे थे, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इस वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए हैं, समझ आ गया। तो ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तभी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या आएगा, तभी तो सामने वाले को अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी, अच्छा इसने प्रॉफिट कम क्यों कमाया, इस कारण से कमाया, लॉस क्यों कमाया, इस कारण से कमाया। समझ आ गई बच्चों बात। तो जो इस आपको आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको पहचानना होता है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। अगर वो बोले कि भैया ओनर को यूजफुल है, क्रिएटर को यूजफुल है, इसलिए समझ वो यूजफुलनेस माइंड में याद रखना, रिलेवेंस। अगर वो जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है एविडेंस के बेसिस के ऊपर, क्लिक करना चाहिए रिलायबिलिटी। क्या क्लिक करना चाहिए, रिलायबिलिटी। समझ आ गया बच्चों बात। नेक्स्ट, अगर वो बोले हमने सारी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सेम फॉर्मेट में बनाए हैं, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नोट कर रही है, कंपेरेबिलिटी। क्या हो रही है। और अगर हमने कहा हमने मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जैसे कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले, तो कौन सा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या है, आगे बच्चों बात समझ। सर बतानी है सर, अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं बहुत सारे, सीए साइन ही नहीं करेगा जब रूल्स लिखे होते।
तो पहले हम लिमिटेशन करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन एडवांटेजेस भी हैं। वो रिकॉर्ड, लेकिन भैया एफिशिएंट है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या इनएफिशिएंट है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इससे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कितना एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है। समझ आ गई बात? सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है। हालांकि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेस को कि भैया वो वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। ठीक है बात? तो पहली लिमिटेशन है अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल ऑनेस्टी, एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने आपको लिमिटेशन दी है। दूसरी लिमिटेशन है जो अकाउंट डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट। अकाउंट डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेलेबल वैल्यू। मुझे ये डिजिटल बोर्ड मैंने पता कितने का खरीदा था, मेरी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड है 1,60,000 का खरीदा था ये डिजिटल बोर्ड मैंने। ये रिकॉर्डेड है। कब खरीदा था? 1 साल पहले। कब खरीदा था? 1 साल पहले खरीदा था, 1,60,000 का खरीदा था। ये तुम्हें मेरी अकाउंट्स देख के तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि कितने में खरीदा था। 1,60,000, क्योंकि बिल था, बिल के बेसिस पे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया, एविडेंस था, तो ट्रस्टवर्थी तो है कि 1,60,000 में खरीदा था। लेकिन अकाउंट्स ये तो बताता है कि कई टीचर कह रहे हैं आप हमें भेज दो जी बोर्ड, आप नया ले लो। मैंने सोच रहा हूँ मैं और बढ़िया बोर्ड ले लेता हूँ, लेकिन इसको पहले बेचता हूँ। और कोई जो छोटे मोटे टीचर कह रहे हैं हाँ हमें भेज दो, तो क्या ये मुझे बता पाएगा? वो कह रहे हैं हमें ना 1,20,000 में भेज दो। एक टीचर ने मेरे को ऑफर दी, यहाँ जा रहा था कि आपने बेचना हो तो बताना जी, आपका कोई बोर्ड है तो 1,20,000 में खरीद लूँगा मैं आपका बोर्ड। यानी कि आज ये बोर्ड कितना बिक जाएगा? 1,20,000। क्या तुम्हें अकाउंट्स के, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे पता चल गया, लेकिन अकाउंट्स मेरा इन्फॉर्मेशन देगा। अकाउंट मेरा क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि मैंने कितने में खरीदा था? 1,60,000 खरीदेगा। यानी अकाउंट ये तो बता देगा कितने में खरीदा था, क्या नहीं बता पाएगा कितने में आज बिक पाएगा, कितने में आज की वैल्यू क्या है ये नहीं बता पाएगा। तुमने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, अकाउंट्स ये तो बता देगा 10 लाख की गाड़ी खरीदी, लेकिन 3 साल बाद गाड़ी कितने की रह गई वो तुम्हारी बुक्स में वो नहीं बता पाएगा कितने में बिक जाएगी, कितने में सेलेबल वैल्यू नहीं बता पाएगा। सेलेबल वैल्यू तो इट डजंट शो द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कितने में एसेट बिक पाएगा। आज भी मेरे बुक के अंदर यही रिकॉर्ड है कि 1,60,000 का एसेट है, ये नहीं बता पा रहा कितने में बिक पाएगा। ओके, इट डज नॉट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, या फिर इसको ना इट डज नॉट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट के साथ ना एक लिख लो, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। That is inflation. It ignores the effect of price level changes, that is inflation. बच्चों मान लीजिए ये चेयर ना मैंने ना 10 साल पहले खरीदी थी,